हेलो। चलिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग शोभा। गुड मॉर्निंग जयश्री। गुड मॉर्निंग सुजल। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र। गुड मॉर्निंग दिव्या। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग राघवेंद्र। वाई सो लेट? गुड मॉर्निंग ध्रुव। लेट लेट हो गए बेटा। क्योंकि तबीयत आज भी ठीक नहीं है, जितना ठीक होना चाहिए था। इस वजह से थोड़ा आज लेट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग सचिन। बट ठीक है, मैंने ट्राई किया कि आ जाऊं मैं, बट ओके, तो मैं आ गया फिर। यस राघवेंद्र, अभी ठीक ही है बेटा, ऐसा कुछ ज़्यादा ज़्यादा ठीक भी नहीं हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। ऐसा चीज़ क्या करें, मौसम ही ऐसा है। मौसम क्या है, थोड़ा ठंड ऐसे ज़्यादा बढ़ गई है आई थिंक। गुड मॉर्निंग आफरीन। फिर बारिश भी हो रही है कभी कभी, समझ रहे हो तुम। क्या ही करे इंसान, कैसे ही समझे इस मौसम को, बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ा ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, इसलिए मैंने तुम लोगों से, याद है, पहले बहुत पहले ही कह दिया था कि बच्चों अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। याद है कि तुम लोग का तो एग्जामिनेशन आने वाला है, तबीयत खराब नहीं होना चाहिए ना। तो अपना तो चल जाएगा, तुम लोग भी अपना अपना तबीयतों का ध्यान रखिए, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट कर। स्टार्ट करते हैं। ओके। गुड, यस, थैंक यू सो मच ड्रूक। गुड मॉर्निंग तुबा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था टिल, ये हम लोग बात कर रहे थे सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला जो था पार्ट हमारा हो चुका था, ठीक है। अपन यस इसका मेरिट्स डीमेरिट्स भी देख लिया था। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का बात करते हैं अभी, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाले का हम लोग बात करते हैं। ओके, देखिएगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का जब भी अपन बात करते हैं बच्चों, तो क्या है सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब समझिएगा। सॉरी, थोड़ा दिक्कत रहेगा आज, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग समझिएगा कैसा होता है कि भाई, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो क्या था, काम के संग संग तुम लोग का ट्रेनिंग होता चल रहा था, कोई लोड ही नहीं था, है ना। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा क्या कर रखा था, कुछ बंदोबस्त बिठा रखा था, ताम झाम कर रखा था, कि जिससे क्या हो रहा था, तुम्हारा काम के संग संग तुम्हारा ट्रेनिंग वगैरह एकदम मस्त चल रहा था, ठीक है। ऑन ऑफ द जॉब ऑफ द जॉब सॉरी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कैसा रहेगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा रहता है कि यहाँ पे आपके लिए अलग से, है ना, जैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस के बाहर अलग से कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा जहाँ पर कि एक इंडिविजुअल को या एम्प्लॉय को क्या किया जाएगा सर, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इन ऑर्डर टू डेवलप द स्किल्स, इन ऑर्डर टू डेवलप द काइंड ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो वो आपका चलता है किधर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। अभी इसमें इसके भी कुछ अपने अपने एडवांटेजेस हैं, इसके भी अपने अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं सर। बिल्कुल राघवेंद्र, बट अभी कोई है नहीं मेरे अलावा, तो आई हैव टू वेट फॉर दैट। देखिएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, as the name itself indicates, of the job training refers to training conducted away from the actual work setting, जहाँ पे आपको एक्चुअली वर्क करना है, उससे अलग आपको यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट करके दिया जा रहा है फॉर फॉर ट्रेनिंग। Some of the popular methods of the job training are lectures and classroom instructions। ये अलग से तुमको क्या ले रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं वहाँ पे लेक्चर्स, तुमको क्लासरूम टीचिंग वगैरह हो रहा है ना, ऐसा चीज हो रहा है।
कॉन्फ्रेंस मेथड, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्लेइंग, केस स्टडीज, और टी ग्रुप ट्रेनिंग, और वी कैन से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के हाउ यू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन के, मतलब ऐसा क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, एंड वहां पे तुमको मतलब अपने अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो दीज आर दी सम मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, मेरिट्स का बात करें अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, तो this type of training gets employees away from their work environment to a place where their frustrations and bustle of work are eliminated. This more relaxed environment can help employees to absorb more of information as they feel less under pressure to perform. तो समझो, एक आप जॉब पे रह के सीखते हो तो वहाँ पे आपको दो दुनिया भर का टेंशन रहता है कि आपको काम भी करना है, सीखना भी है। तो वो थोड़ा ऐसा होता है कि भाई समझो बहुत ऐसा मैकेनिकल हो जाता है वहाँ पे, कई बार एम्प्लॉय जो है वो बहुत मैकेनिकली रिएक्ट करता है। मे बी वो सिर्फ अपने काम काम में ही लगा रहे, ठीक है, वो सीख ना पाए, कुछ नया जो इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करना था ना वो गैदर ना कर पाए। पर जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का बात करते हो तो आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से अलग जाके कहीं सीख रहे हो, तो वहाँ पे आपके ऊपर वर्क का लोड नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप सीख ज़्यादा सकते हो, कुछ नया इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहता है कि वहाँ पे आपके ऊपर काम का प्रेशर नहीं रहता है, और जब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता ना तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म, हम कुछ सीख सकते हैं, परफॉर्म तो नहीं। परफॉर्म हमेशा आप अंडर प्रेशर ही करोगे, सीखना है तो वो आपके ऊपर सीखने के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन can be a source to supply the latest information, current trends, skills, and techniques. For example, current employment legislation or other company law and regulations, current computer software, computerized technologies, or improved innovative administrative procedures. These new skills can be brought back and utilized within the company. क्या सर? और ये जो मतलब ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कभी रहता है सर, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तभी रहता है जब मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई मशीन इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, कुछ नया तो भी प्रोसेस वगैरह इन्वॉल्व हुआ है, तो वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करना ड्यूरिंग दी ऑन द जॉब प्रोसेस वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको ज़्यादा बेनिफिशियल तब रहता है कि भाई जब कोई कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, ट्रेंड्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई नया सॉफ्टवेयर आप लोग को अडॉप्ट करने का है, या ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो लेबर लॉज हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो लॉज वगैरह लगता है ना, जो लेजिस्लेशन के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आ गया तो उनको अडॉप्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका रहता है। देन experts in their field work would cover these courses, and this would mean that training for staff members would be taught to a reasonable standard। यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ना वो कौन प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना अपने अपने फील्ड्स में, वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इंश्योर्स कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं ना उनको यहाँ पे एक अच्छे स्टैंडर्ड का नॉलेज मिलेगा, दे विल गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक्सपर्ट्स आपको सिखा रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या था, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे सुपीरियर्स वही हमको बताए थे कि ये कैसे कैसे करने का, उनसे देख के हम लोग सीख रहे थे। यहाँ पे तो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, then, as the courses are held externally, our company would not have added cost incurred as a result of extra equipment or additional space। अब क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको बाहर हो रहा है, ठीक है, अभी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता तो क्या करना पड़ता है, अपन को एडिशनल कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो सारा अरेंजमेंट करने के लिए। अभी ऑल दो कॉस्ट तो यहाँ भी लगेगा, आप बाहर जाके ट्रेनिंग करोगे तो कॉस्ट तो उधर भी लगेगा, बट ऐसा बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को अलग से बहुत सारा यहाँ पे इनकन्वीनियंसेस भी फेस करना पड़ सकता था कि एक तो ट्रेनिंग वगैरह उनके लिए अवेलेबल कराओ, अलग से स्पेस वगैरह अवेलेबल कराओ, जिससे कि उनका डे टू डे जो एक्टिविटीज है ना वो हैम्पर हो सकता था। बट आपने जब ये ट्रेनिंग का करा है, बाहर ऑर्गेनाइज करा, तो आपका जो डे टू डे या जो आपका रूटीन एक्टिविटीज है ना वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा। तो ये एक इसका एडवांटेज रहेगा। ठीक है देन सेंड sending an employee on a course could help to make an employee feel more valued, as they would feel as if they are receiving quality training। अभी समझो, ये एक तरीके से इंटरनल फीलिंग है, ये तो एक एम्प्लॉय खुद को अच्छा लगेगा अगर आप किसी एम्प्लॉय को ऐसा ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो कहीं ज्यादा दूर नहीं, तुमने ट्रेनिंग के लिए कोई दूसरा सिटी भी भेज दिया, तो उसको तो ऐसा लगेगा ना, अरे वाह, ट्रेनिंग के लिए अपन बाहर जा रहे हैं, घूमना फिरना भी होगा और ट्रेनिंग भी होगा, और हाँ
कि कंपनी ने अगर ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को अगर बाहर भेजा है फॉर ट्रेनिंग, तो वो कुछ ना कुछ मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर सकता है। तो ये एक इसका एडवांटेज हो सकता है। हाँ बिल्कुल ड्रुक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कहा ना, तो मैंने बोला ना ड्रुक, कि ऐसा नहीं है कि ये वाले में कॉस्ट नहीं लगेगा। मैंने बोला तुमको कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉस्ट नहीं लगेगा, बट मैंने क्या बोला कि हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन यदि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के सेटअप करेंगे, तो वहाँ पे कितना सारा इनकन्वीनियंसेस फेस करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको अलग से कुछ जगह निकालना पड़ सकता है, उनके लिए अलग से कुछ सेटअप करना पड़ सकता है, वो तो ठीक है। फिर वो आपकी जो रेगुलर या रूटीन एक्टिविटीज है उनको भी हैम्पर करेगा, आपके प्रोडक्शन को भी हैम्पर करेगा। बट अगर आप बाहर भेजोगे, वहां भी कॉस्ट लग रहा है, मैं मानता हूँ आपकी बात, पर एटलीस्ट ये श्योरिटी रहेगा कि हमारा जो रूटीन एक्टिविटीज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता, वो हैम्पर तो नहीं वो हैम्पर तो नहीं होगा ना इसकी वजह से। समझ रहे हो? ये पॉइंट तो मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया ना, कि कॉस्ट तो यहाँ भी लगता है। मैंने तो ऐसा बोला नहीं कॉस्ट नहीं लगता बेटा। तो ऐसा चीज, बट अपन ऐसा कहें कन्वीनियंस के अगर उसमें देखें ना, तो ये वाला जो मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को काफी कन्वीनियंट रहेगा। क्यों? उन्होंने एक बार पैसा खर्च कर दिया, ट्रेनिंग कराना दूसरा काम, ट्रेनिंग होना वो दूसरी जगह होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में अपना जो एक्टिविटीज है ना, वो वैसे की वैसे ही क्या कर सकते हो, उसी फ्लो में कैरी आउट कर सकते हो। तो वो जो होता है ना, झंझट अपने को नहीं लेना पड़ेगा। अब समझो जैसे अपन है ना वो करते हैं, शादी 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 वगैरह देखा तुमने कभी कोई? तो शादी में एक तो होता है कि भाई आप अरेंजमेंट खुद से करो, या होता है कि आप सारा का सारा इवेंट मैनेजर्स को दे दो। तो इवेंट देखो, शादी अगर खुद से भी करोगे, ये क्या हुआ, स्क्रीन कहाँ चला गया? हाँ, शादी अगर खुद का अरेंजमेंट खुद से करोगे, तो भैया कॉस्ट तो वहां भी लगेगा, और इवेंट मैनेजर्स को दोगे कॉस्ट तो वहां भी लगेगा, दोनों जगह आपको कॉस्ट लगाना ही है। बट आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा कंफर्ट किस में रहने वाला है आपको? ऑब्वियस सी बात है, जब आप इवेंट मैनेजर्स को दे दोगे ना सारा जिम्मेदारी, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे आप एकदम ऐसा फ्री हो गए, आपके पास सारा बर्डन हट गया, आप आराम से जितना भी जो रिचुअल्स होता है या शादी में जो भी चीज होता है ना, इवेंट्स, उनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे और उनको एंजॉय कर पाओगे। तो ये चीज की बात हो रही है सेम, कि जब आपने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिया, तो आपने अपना सारा झंझट उनके हवाले कर दिया है। ओके सर, इसमें एमसीक्यूज कैसे क्रिएट होंगे? देखो इसमें एमसीक्यूज आपको आइदर मेरिट्स डीमेरिट्स पे क्रिएट हो सकता है, कि इट इज वन ऑफ द मेरिट और इट इज वन ऑफ द डीमेरिट, आइडेंटिफाई द मेरिट और डीमेरिट, है ना? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल के उस पर आ सकता है कि भाई बताओ, इनमें से कौन सा एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जो है एक तरीका है ना, या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का तरीका है, तो इस तरीके से। ठीक है, वेडिंग वेडिंग प्लानर कहो या कुछ भी कहो बेटा। क्या हो गया भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया आज। इतना तो नहीं होना चाहिए था। इतना तो खांसी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। चलिए आगे देखें। हाँ जी सर, आगे देखते हैं, फटाफट निकालते हैं इनको, क्योंकि ऐसा बहुत इन डिटेल यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। बट ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बोले सर 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 ने तो ऐसा रीड करा के आगे बढ़ गया, इसलिए मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कुछ वजह नहीं होता इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट। देन एज मैनी कोर्सेज और seminars invite employees from other companies to attend. क्या था, एक सेकंड। As many courses or seminars invite employees from other companies to attend, this would allow employees to network and perhaps drum business. अभी समझो, कई बार ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें दूसरी कंपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जब एम्प्लॉयज क्या होंगे सर, वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे। और इधर क्या हो सकता है सर, एक ड्रम अप बिजनेस होता है। ड्रम अप बिजनेस मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या पता कुछ कॉमन चीजें मिल जाए, कुछ ऐसा चीज जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारा ये दूसरा वाला बिजनेस फुलफिल कर पाए। तो वहाँ पे काइंड ऑफ हम ऐसा क्या कह सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ सकते हैं कि भाई ये एक्टिविटीज़ आप हमारी कंपनी का जो जैसा एक्टिविटीज़ वो आप परफॉर्म करोगे, हम आपको आउटसोर्स कर देंगे, या वो एक्टिविटीज़ आप हमारा परफॉर्म करोगे। तो ये इसमें क्या एडवांटेजेस दिया है आपको किसका, ऑन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं इनके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का बात करें तो डीमेरिट्स में देखो बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स द ओवरऑल कॉस्ट, कॉस्ट तो यहाँ भी आएगा, मैंने कहा था कॉस्ट तो खर्चा तो होना ही है यहाँ पे भी। द ओवरऑल कॉस्ट कुड प्रूव क्वाइट एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, many courses may require an
an overnight stay to a hotel. If the courses is outside the area or the course itself may prove to be expensive due to the level of expertise or equipment needed to deliver the course. तो भाई इधर कॉस्ट कुछ ज़्यादा लग सकता है। मान लो अगर ट्रेनिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ, तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए वो दूसरा प्लेस पे आपको पे दूसरा प्लेस का मे बी रेंट वगैरह आपको पे करना पड़ सकता है। आपको एक्सपर्ट्स को जो है पेमेंट करना पड़ सकता है। आपको मान लीजिए वो ट्रेनिंग के लिए कुछ अलग से इक्विपमेंट्स, कुछ अलग से मशीन्स का ज़रूरत है, तो आपको वो भी लेना पड़ सकता है। तो इट कैन प्रूव टू बी व्हाट वी कैन से एन एक्सपेंसिव वन। ठीक है, ऐसा। देन as there is no real way to know the abilities both as a trainer and their subject knowledge of the people delivering the external training courses, there is no guarantee that sufficient skills of knowledge will be transferable। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि ये एक्सपर्ट है या जो ट्रेनर है ना, अब आप उसके स्किल्स को जज नहीं कर सकते। क्यों? अरे आपको भी वो चीज़ नहीं आता, तो ये मान लो आप ये चीज़ जज नहीं कर सकते कि जितना ट्रेनिंग या जितना भी चीज़ उसने हमको सिखाया क्या वो पूरा था, वेदर इट इज़ 100%। क्या वो ट्रेनर सही में उसको सब कुछ आता था? ऐसा तो नहीं गलत गलत सिखा के निकल गया, तो वो चीज़ जज कर नहीं सकते आप। तो ये किसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, देन the different learning speeds of individuals who are usually forced to progress at a compromise rate। अभी अलग सब हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना लर्निंग स्पीड होता है ना। कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा ऐसा धीरे धीरे सीखता है। तो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मान लो 2-3 दिन का ही है, तो कोई स्लो लर्नर है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा 3 दिन में ही सब कुछ सीखना पड़ेगा। अब मे बी पॉसिबल है कि वो उतना वो चीज नहीं सीख पाए या वो चीज उतना गैदर ना कर पाए, ये पॉसिबल है। देन not all the learners will be starting at the same knowledge or skill level, and there is a risk that those starting at the lowest levels, if account is not taken of this, will be lost from the start। तो ये वाला पॉइंट ऊपर वाले से रिलेटेड है। हमने बोला सम आर स्लो लर्नर्स, कुछ बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। अब कुछ लोग जिन्होंने सही में धीरे धीरे सीख रहे हैं और बहुत ऐसे मतलब बहुत लिटिल लिटिल इंफॉर्मेशन अक्वायर करा है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से, या जिन लोगों ने ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाया, ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं कर पाया अपने स्किल्स को, तो अभी सारे के सारे एम्प्लॉय जब वापस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ये ट्रेनिंग से आ रहे हैं तो ये लोग को इतना इतना सीख गए होंगे, है ना। और उसमें ऐसे लोग भी होंगे कुछ जो एकदम परफेक्ट हो गए होंगे कुछ उस काम में, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अभी स्टिल उनका प्रोग्रेस निल हो। तो वहाँ पे जब सभी के सभी को एक साथ अगर किसी काम के लिए दिया जाएगा, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है ना, पॉसिबिलिटीज पूरी है कि वो बंदे जिन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, उनकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ निकल के ना आए। तो इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए कि भाई ये जो पर्सन्स हैं जो अभी ट्रेनिंग से तो आगे हैं बट इन्होंने कुछ सीखा नहीं, तो उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि उनको फिर धीरे धीरे करके क्या कर सके, डेवलप कर सके। ओके, तो ये कुछ डीमेरिट्स बताए गए हैं आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। तो ये था आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सर किसका हम पार्ट कर रहे थे? ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ, क्या चल रहा था अपना सिलेक्शन वाला जो चल रहा था हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारे कितना कितना हो गया था, एक सेकंड। स्टाफिंग, जैसे स्टाफिंग चल रहा था हमारा, स्टाफिंग के अंदर हमारा रिक्रूटमेंट हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद हमने ट्रेनिंग का बात कर लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अभी इसमें तो कुछ नहीं, ट्रेनिंग वगैरह हो गया, ओके डन। सबको अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिया जाएगा टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, टू देयर रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशंस, टू देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। ठीक है, टू देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स। उसके बाद ओरिएंटेशन कंडक्ट करा जाता है। ठीक है, कि भाई हाँ भाई अब आप बताओ आपको कितना आता है कितना नहीं आता, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानो, अपने बारे में बताओ, है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझो, एनवायरनमेंट को समझो। एंड इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस खत्म किया था, ये पूरी थी लास्ट तो यहाँ पे आके हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस खत्म होता है। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं फटाफट से। आफ्टर after a candidate is selected for a particular job in an organization, what needs to be done in a staffing process is to induct him in his very new job। तो उसको हमको इंट्रोड्यूस करना रहता है कि उसका जो भी नया जॉब रहेगा उससे, जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन represents the last stage in the staffing process। तो याद रखिएगा स्टाफिंग का लास्ट प्रोसेस कौन है? प्लेसमेंट एंड इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एंटरप्राइज, its functional tasks and people। Large firms usually conduct a formal orientation program which is conducted usually by the HR department। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ओरिएंटेशन प्रोग्राम कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, तो एचआर डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है सर। ठीक है, ओरिएंटेशन एक्ट हम जानते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है, जहाँ पे अब एम्प्लॉय को फैमिलियर करा रहे हो विद द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन एक्ट एज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन
सर्विंग थ्री मेन पर्पज, इसके तीन मेन पर्पज हैं ओरिएंटेशन के, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या? एक तो एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटीज, दूसरा अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, एंड तीसरा एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप। प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड मे बी डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब, कि जॉब डिटरमाइन करना, टू विच एन एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज टू बी असाइन, एंड इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि उसको उस जॉब से फैमिलियर कराना, ठीक है। which an accepted candidate is to be assigned and his assignment to the to that job. A proper placement is instrumental in reducing employee turnover, absenteeism and boost employee morale. अगर आप किसी को अपने पसंद का काम दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या होगा सर, उससे एक तो एम्प्लॉय टर्नओवर, जो एम्प्लॉय छोड़ के आते हैं ना जॉब, वो वाला रेट कम हो जाएगा, एब्सेंटीज्म कम हो जाएगा और एम्प्लॉय का मोरल हाई रहेगा। Here the selected candidate is given a copy of the policies, procedures and rules and regulation of the enterprise in question. The candidate will be given a complete and unambiguous description of the nature of the job assigned to him, to whom he is accountable, who are accountable to him, etc. Thus, the employee will come to know the exact authority, responsibility, accountability. तो बिल्कुल मिला के क्या बात हुआ, जब इस सब प्रोसेस खत्म हो गया, लास्ट में क्या क्या करेंगे, पहले तो ऐसा मिलवाया जाएगा, देखो ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके साथ काम करने वाले लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। फिर आपकी जो अकॉर्डिंग जो बेस्ट सूटेड जॉब है, जो आपके पसंद का जॉब है, आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लेसमेंट हो गया। फिर आपको उस जॉब एनवायरनमेंट से आपका जॉब क्या है, आपका वर्क क्या है, उसे फैमिलियर करा जाएगा। आपको किसको रिपोर्ट करना रहेगा, कौन आपको रिपोर्ट करेंगे, बेसिकली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब सेट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्टाफिंग का प्रोसेस है लास्ट में जाके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टाफिंग तक हो गया। नेक्स्ट आता है आपका लीडिंग। लीडिंग आपको पता ही है सर, लीड करना फ्रॉम दी फ्रंट, लीडर है ना, इसको तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है। बेसिकली अपने अच्छा वो देखा तुम लोगों ने वो मूवी देखा, पद्मावत देखा है? तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी देखा है, ही वॉज अ लीडर, दैट इज कॉल्ड लीडिंग। कैसे? अरे याद है वो लोग वहां पे जब महल के बाहर ऐसा डेरा लगा के बैठे थे, तो बहुत ऐसा धूप, मतलब जो उसकी जो क्या कहते हैं सैनिक थे, तो बहुत ऐसा परेशान हो गए थे, है ना, सब अपना अपना ऐसा कहते हैं मोरल डाउन कर चुके थे कि भाई इतना गर्मी में हम कैसे सरवाइव करेंगे, है ना, इतना ऊपर वो मतलब अब उनको ऐसा लगा, निराशा छा गई थी। कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो याद है तुमको फिर वो अलाउद्दीन जो था, दैट रणवीर जो था उस मूवी में, फिर वो कुछ तो भी ऐसा कुश्ती उश्ती का अरेंजमेंट करता है ना, खाने पीने का अरेंजमेंट करता है, फिर वापस इमोशनल टच में आके वो कुछ तो भी जो झंडा जो होता है उनका वो गिराता है। तो ये सब क्या है, ये सब लीडिंग का एग्जाम्पल है कि आपका जो वर्क फोर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज है, उनके मोरल को हाई रखना, उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना, उनको ऐसा बनाए रखना कि वो क्या करें, हमेशा ज्यादा से ज्यादा मतलब अपना 100% एफर्ट देने को रेडी रहे टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एट टफ टाइम्स ऑल्सो। तो दैट वाज लीडिंग। चलो देखो, लीडिंग इज अनदर of the basic function with the management process. Leading is the use of influence to motivate employees to achieve organizational goals. तो basically leading is what, कि भाई हमेशा अपने जो employees हैं उनको हमेशा motivated रखना कि वो अपना efforts दे सकें for the achievement or for the attainment of goals of the organization. क्लियर है बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। Then uh, managers must be able to make employees want to participate in achieving an organization's goals. Three components making up the leading function. तो लीडिंग फंक्शन में तीन अपने मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। वन इज मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, दूसरा इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज, इन्फ्लुएंस करना उनको कि हाँ ये एक पर्टिकुलर एक्ट किया जा रहा है तो इससे ये होगा, तो उनको अपनी बातों में क्या करना, एकदम ऐसा कहते हैं ना, अपनी बातें मनवाना या अपनी बातों में ऐसा अट्रैक्ट करना या उलझाना, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो कि वो आपकी बातें माने, इन्फ्लुएंस हो आपसे, ठीक है। एंड फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स। तो ये तीन चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं किसमें, इन लीडिंग। द लीडिंग प्रोसेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन मूव टुवर्ड्स द गोल। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लीडिंग के अंदर, हम सभी जानते हैं लीडिंग इज व्हाट, तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है जी। चल, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक क्या था उसमें, समझ नहीं पाया तुम्हारी बात, याद नहीं है सर, बहुत दिन पहले देखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो बहुत दिन पहले देखा था, अभी देखा था, डजंट मैटर। चलो ये तो लीडिंग हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो फंक्शन बचता है मैनेजमेंट का, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या, कंट्रोल। कंट्रोल स्टैब्लिश करना। अभी समझो,
अगर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाए ना, तो जितना भी अभी तक आपने एक्टिव फंक्शन परफॉर्म किया था मैनेजमेंट में, जैसे प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन कहें, स्टाफिंग कहें, डायरेक्शन या लीडिंग जो कहें हम, तो वो सब ऐसा वेस्ट चला जाएगा अगर आपने कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं किया। तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल। अगर तुमने, समझो, लीडरशिप सर हमेशा मोटिवेट करते रहता है उसमें, अच्छा विक्की कौशल, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मोटिवेशन, ओके ओके फाइन, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तुमने बेटा। माफी चाहता हूँ मैं कि तुम्हारी बात नहीं समझ पाया मैं। ओके, एक्चुअली वो क्या, उस मूवी में देखने को इतना सब कुछ था, मैं उसका लीडरशिप वाला स्किल तो नोटिस ही नहीं करा। समझ रहे हो, एकदम ऐसा पबजी जैसा फील आ रहा था उस मूवी को देखने पे, आया इतना सारा गोलियों के बाद ठक 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 ठक, बाप रे बाप। और तुमको अगर ये लीडरशिप की बात करें तो फिर अपने वो जो अभी रिसेंट में मूवी आया था ना, विक्रम बत्रा जी का, क्या नाम था मूवी का, शेरशाह, शेरशाह, वो भी तुम अच्छा एक एग्जांपल ले सकते हो लीडरशिप का, है ना। ये तो लीडरशिप के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मोदी जी को देख लो, ट्रू लीडर। अभी वो कैसे भी हो, अभी मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूँ कि वो उनकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ही इज अ गुड लीडर। तुमको याद है वो क्या कहते हैं, कोरोना टाइम में, है लास्ट ईयर, लॉकडाउन लगा पड़ा है, लोग बाग घर में फ्री हैं, क्या करें क्या करें, बोले ताली बजवाते हैं, ताली नहीं क्या, थालियां थालियां बजवाते हैं, दीपक जलवाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज दे रहे थे, क्यों, ताकि जो लोग बाग हैं वो कह रहे हैं अरे मोटिवेटेड रहे। समझ रहे हो, तो एक अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो किसका, लीडरशिप का। ठीक है, ठीक है हुआ, स्क्रीन किधर चला गया अपना। एक सेकंड बच्चों, हाउ द जोश शेयर्स दिल मांगे मोर आई। जी, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन क्यों चला गया ये अपना। चलिए बहुत सही, आ गया। बस सर ये बीजेपी पार्टी नहीं है, योगी के अलावा कोई उस पार्टी में अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, वो तुम जो बोल रहे हो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं अग्री करता हूँ तुमसे। आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने, मैं तो तुमको बस लीडरशिप का एग्जांपल दे रहा था, मोदी जी वाला, ठीक है आ जाओ। वो था ना, कौन था एक वो यार कॉमेडियन, मोदी, मोदी क्या नाम था उसका, कुमाल कुणाल 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 कामरा, हाँ कुणाल कामरा। चलो कंट्रोल का बात करते हैं। फ्रॉम प्रेसिडेंट टू सुपरवाइजर, कंट्रोलिंग is the function that is performed with utmost care by every manager। ठीक है, ये अगर मैंने क्या बोल रहा तुमको, अगर कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं किया जाए ना, तो अभी तुमने जितना भी फंक्शंस परफॉर्म किया था ना, तुमने जितना ही मेहनत किया था ना मैनेजमेंट में, सारा का सारा मेहनत तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगर देर इज नो कंट्रोल, देर इज नो सच मॉनिटरिंग, देर इज नो सच परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन, बट इट इज नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वेरी utmost important function of the management, which should be done with reasonable accuracy, accuracy नहीं, which should be done with reasonable carefulness। ठीक है, सो दैट आपको क्या मिल सके, आपके पूरे एंटायर प्रोसेस का मैक्स टू मैक्स रिजल्ट मिल सके। ठीक है। देखिएगा, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू सुपरवाइजर, कंट्रोलिंग जो है वो हर तरह का मैनेजर जो है परफॉर्म करता है। कंट्रोल रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू द टास्क ऑफ ensuring that activities are producing the present targets or goals। तो बेसिकली कंट्रोल मतलब क्या, कि भाई जो इतना सारा एक्टिविटीज परफॉर्म किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इतना सारा जो एफर्ट्स लगे जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उन एफर्ट्स से हमारे जो गोल्स थे, हमारे जो टारगेट्स थे, प्री सेट जो टारगेट्स थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं, क्या उनका अकम्प्लिशमेंट हो रहा है, ये हम कंट्रोल में देखते हैं।
कंट्रोलिंग इज एम्ड एट मॉनिटरिंग द आउटकम ऑफ एक्टिविटीज, मॉनिटर करना मैं आपको बताया जैसे, रिव्यूइंग फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आउटकम एंड इट इफ नेसेसरी टेक्स करेक्टिव एक्शन. In the words of Anthony, control is the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organizational goals. देखो सबसे पहला काम क्या कंट्रोल में क्या होगा सर, कंट्रोल में सबसे पहला काम ये होता है कि सर ये चेक करना कि जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया रहा है, वो उससे जो हमारे प्री सेट गोल्स थे, जो टारगेट्स थे, क्या वो अचीव हो रहे हैं. इफ दे आर, वो अचीव हुए तो ठीक है, नहीं हो रहे तो क्या शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही है, उनको मॉनिटर करना. अच्छा, पता चल गया क्या शॉर्टफॉल्स है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो मॉनिटर किया. उनके बाद क्या करना, उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेना. ठीक है, करेक्टिव एक्शन लेना ताकि, करेक्टिव एक्शन लेना ताकि क्या हो सके सर, हम उनसे कुछ ना कुछ उनको सुधार सकें. ठीक है, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सके और फिर वापस से वही उन्हीं एक्टिविटीज को डाइवर्ट कर सके टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स. ओके, जैसे मैं तुमको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कंट्रोलिंग का, है ना, सुनना मेरी बात. तुम लोग को मैंने शायद पहले ही बोला, प्लानिंग वाले चीज में बताया था, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती थी ना बच्चों, जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे, जो कि प्लानिंग कमीशन बनाता था. तो प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग, वो सिर्फ प्लानिंग करता था, प्लान बना बना के छोड़ देता था ना, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देता था ना, उनका कंट्रोलिंग करता था. जिसका नतीजा क्या हुआ कि इतना कुछ 12 5 ईयर प्लान्स बना, 60 ईयर्स तक का प्लानिंग बना, बट उसमें रिजल्ट जो रखे गए, जो टारगेट्स रखे गए, उनमें से कुछ भी अचीव नहीं हो पाया. क्यों? देयर वाज नो प्रॉपर कंट्रोल ओवर दोज एक्टिविटीज, क्योंकि प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लानिंग करता था. इट वाज अ थिंक टैंक. ठीक है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता था. बट अभी जैसे नीति आयोग, मैं तुमको अच्छा एग्जांपल दूं, नीति आयोग जो है करंटली में, तो नीति आयोग प्लानिंग भी करता है, तो प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी करता है. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, वो एक ये सारा का सारा टास्क कर रहा है. ठीक है, ऐसा चीज. देन according to Hines and Massey, control is any process that guides activity towards some predetermined goals. ये तो ठीक है बाबा, सब सेम ही बात करते हैं. Control is a process by which management sees if what did happen, what was supposed to happen, if not necessary adjustments are made. Noose and O'Donnell का बात करें तो managerial contended that managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation. ठीक है, सब सेम ही बात कर रहे हैं ना. डेफिनेशन सबका अलग है बट मीनिंग सबका एक ही है, इसलिए मैं बता नहीं रहा उसको. कंट्रोल फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू प्लानिंग. इन फैक्ट कंट्रोल इज एन इफेक्टिव काउंटर पार्ट टू प्लानिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोल आर सो entwined that it becomes almost impossible to determine where one leaves off and the other begin. Planning without corresponding control are apt to hollow hopes. क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऐसा मैनेजरल, यहाँ पे इसके डेफिनेशन में ऐसा बोला कि ऐसा मैनेजरल एक्टिविटी जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अकम्पलिशमेंट देख रहे हो गोल्स का कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है. फिर उसमें अगर नहीं हो रहा है तो डेविएशंस देख रहे हो कि कितना चेंज, कितना डिफरेंसेस हैं, क्या अचीव करना था और क्या हो रहा है, क्या डेविएशंस, और उन डेविएशंस को फिर करेक्ट करना, ये आपका कंट्रोल रहता है. फिर ऐसा बोला गया है कि प्लानिंग और कंट्रोल, क्या हो गया इसको, हम्म, कि प्लानिंग एंड कंट्रोल दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर, अपन ऐसा बोल सकते हैं. बिना कंट्रोल के प्लानिंग का कोई काम नहीं, बिना प्लानिंग के कंट्रोल का कोई काम नहीं. क्योंकि कंट्रोल आप क्यों करोगे सर, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए. प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स कहाँ सेट किए गए थे, प्लानिंग में सेट किए गए थे सर. अच्छा, और प्लानिंग में जब प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट किए गए तो उनका अचीवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, वो किसके थ्रू कंट्रोल, वो किसके थ्रू देखा जाएगा, कंट्रोल के थ्रू देखा जाएगा. तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, ऐसा कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के साथी हैं. समझ रहे हो, इनका अकेले अकेले कोई काम ही नहीं है, ऐसा चीज. नाउ कंट्रोल प्रोसेस में देखिए कि कंट्रोल के अंदर, कंट्रोल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाता है. तो सबसे पहला, देर आर, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, हर एक के परफॉर्मेंस का. देखो समझो, जैसे मैंने तुमको बोला, बहुत अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं. मैंने कहा अपन को क्या करना है, अपन को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है. अपन सबको जो है टारगेट अपना ये है कि अपन सबको 70+ स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में. ठीक है, क्या करना है, 70+ स्कोर करना है. तो ये हमारा प्लानिंग है. ठीक है, हम लोगों का टारगेट है जो हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं कि भैया 70+ तो स्कोर करना है, 70 से कम तो कुछ बात ही नहीं करनी है, हम प्लानिंग कर चुके हैं. ओके, इट इज प्री प्लान. ओके सर, अच्छी बात है, कर चुके हो ऐसा. तो फिर अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा सर कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने तो प्लानिंग कर दिया, फिर आप लोग का एक्टिविटीज रहेगा टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे ठीक है,
हमको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चों को जो मैंने टास्क दिया कि 70+ लाना है, तो क्या बच्चों का जो एफर्ट्स है क्या उस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा। स्टैंडर्ड्स मतलब कि भाई देखो, तुमको 70+ आना है तो वो तभी अचीव हो सकता है तुम एक दिन में क्या करो, कम से कम है ना, 2 सब्जेक्ट देखो, कम से कम 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पे करो, है ना। कम से कम तुम्हारा 5 to 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अगर ऐसा ऐसा करते हो तो अपन बात करेंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव अपना जो गोल है वो अपन अचीव करवाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। दूसरा बात, फिर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मैं मेजर करूंगा कि भाई मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था 5 से 6 घंटा कम से कम पढ़ने का, क्या आप लोग पढ़ भी रहे हो। इंडिविजुअल को मैं अप्रोच करूंगा कि बताओ हाँ बेटा तुमने कितना पढ़ाई करा, पिछले 10 दिन में तुमने कितना पढ़ाई करा, पिछले 10 दिन में तुमने हर दिन क्या दो दो मैंने कहा था एटलीस्ट 2 2 सब्जेक्ट उठाना, क्या तुमने सही में एटलीस्ट 2 2 सब्जेक्ट उठाया हर दिन में, या एक एक ही देख रहे हो, समझ रहे हो। तो दूसरा चीज क्या कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा चीज क्या होगा सर कि फिर कंपैरिजन किया जाएगा। आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस मैंने देख लिया, मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो देख लिया, उनका कंपैरिजन करूंगा। अच्छा, बोला था 6 घंटे पढ़ने के, तो 6 मिनट भी नहीं पढ़ रहा, समझ रहे हो। तो दूसरा चीज सॉरी, दूसरा चीज क्या किया जाएगा, जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, जो भी आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनको फिर हम कंपेयर करेंगे कि यार भाई इतना डेविएशन आ रहा है, तुझको 6 घंटे पढ़ने को बोला था, तू पढ़ा कितनी देर है, ठीक है। तो फिर उन डेविएशंस को हम चाहेंगे कि उसको हम करेक्ट करें। जितना भी डेविएशंस आया ना हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में, और स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे, उनमें जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उसके लिए आप क्या लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शन लिया। हाँ, अगर कोई बच्चा, मैंने बोला था 6 घंटे पढ़ना हो 10 घंटे पढ़ा, तो वो तो ठीक है, तू कंटिन्यू कर, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं तेरे से खुश है, ठीक है। तो दूसरा चीज, अगर कोई उसको क्या नहीं कर रहा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वहां पे फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू रीफोकस, है ना, इन ऑर्डर टू रीफोकस योर एफर्ट्स और योर एक्टिविटीज टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स। आ रही बात समझ में। चलो, तो अब इतनी बात निकली तो बता ही दो मुझे, कितना कितना पढ़ लिया तुम लोगों ने, कितना मतलब तुम अभी 10 12 लोग जितने भी देख रहे हो लेक्चर में, बताओ जरा कितना प्रिपरेशन कितना हो गया तुम लोग का। वी आर इन दी स्टार्ट ऑफ दिसंबर, है ना आज, कितना 5 दिसंबर है, 6 दिसंबर है, क्या है आज, 6 दिसंबर है, हाँ। तो भी स्टिल यू हैव 1 मंथ, तो 1 महीना पहले तुम लोग का क्या प्रिपरेशन चल रहा है, क्या स्टेटस है, कितना परसेंट तैयारी हो चुका तुम लोग का, चलो जल्दी से बताओ मुझे, मैं जानना चाहूंगा। अभी तुम लोग क्या मेरे ऐसा बहुत एकदम ऐसा बहुत क्लोज हो गए हो रे तुम लोग, पता है तुम लोग को एक बार, मतलब काफी वी आर सो क्लोज। तो मैं जानना चाहूंगा तुम लोग को पढ़ाई कितना ज्यादा, जल्दी जल्दी बोलो, कितना परसेंट प्रिपरेशन हो गया, 30%, 40%, 50%, 100%, 60%, जल्दी बताओ। लॉ अकाउंट्स फुल डन, ओके ड्रूक, वेरी गुड। लॉ अकाउंट्स फुल डन, नाइस। एंड व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं हुआ क्या, मेरा सब्जेक्ट तूने छोड़ दिया रे, हैं, ऐसा तू मेरे को छुरा मार रहा है पीछे से, गलत बात। अबाउट 60% राघवेंद्र, ओके राघव जी, ओके। बाकी अभी तुम लोग क्या एकदम ऐसे बहुत करीब हो गए हो, करीब बोलता ना क्लोज, काफी एकदम, ऑल्दो मैं आप लोगों से कहीं मिला नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है, वी हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ईच अदर। इसलिए मैं सोचा चलो ठीक है, कोई तबियत इतना मुझे को इतना सही नहीं लग रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्लास तो ले लेंगे, थोड़ा बहुत तो ले लेंगे अपन। बाकी और बस इन 2 बच्चों का प्रिपरेशन चल रहा है क्या। दिव्या, दिव्या का भी आया, दिव्या का है अकाउंट्स लॉ एंड इको डन, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड बेटा। जयश्री 60 to 70%, ओके। आफरीन 60% सर। ऋतिक अकाउंट्स एंड इको डन, ओके। अकाउंट्स एंड इको डन, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, अच्छे से करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है ना, रिवीजन करते रहना। भाई जैसे मान लो तुमने आज कोई चैप्टर खत्म करा, तो मेक श्योर कि 7 दिन बाद वो चैप्टर वापस रिवाइज कर ही लो। रिवाइज करने में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, है ना, ज्यादा नहीं लगेगा। मानता हूँ तुम्हारा आधा 1 घंटा जाएगा, बट रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिवीजन करते रहोगे ना रेगुलर बेसिस पे, बार बार वो चीज करते रहोगे, तो आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। तुम रिवीजन मत छोड़ना प्लीज, है ना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं सर, इको रिवाइज करनी है सर, वो थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, बस मैं भूल जाता हूँ। भूल जाते हो, रिवाइज जितनी बार करोगे उतना यार बेटा भूलोगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अपन को ऐसा लगता है, अपन को ऐसा लगता है कि अपन भूल जाते हैं, बट अपना जो ब्रेन है ना वो सब याद रखता है। तुम अपने ब्रेन को ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करो। अपना ब्रेन जो सब ऐसा बोलता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, हमको कई बार एग्जाम से पहले मतलब पता चल जाता है क्या टॉपिक आने वाला है, हम वो पढ़ लेते हैं। हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है,
ये उसका जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत हमेशा एक्टिव रहता है, उसको पता रहता है कि कब क्या करना है हमसे। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपने जो पढ़ा है वो कभी भूल जाओगे। आपको हमेशा, तुमको लग रहा है तुम भूल गए हो, पर तुम्हारे दिमाग को याद है। जब जरूरत पड़ेगी ना, वो चीज़ वो तुमको निकाल के देगा। अगर तुम्हारा, इफ देयर इज अ कंट्रोल ऑफ यू ओवर योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इको लो अकाउंट्स ऑलमोस्ट डन, नाइस शोभा। 70% सिलेबस डन साहिल, वेरी गुड। तो कुल मिला के बात इतनी सी है। दो चीज़ें आज सीखी आप लोगों ने, क्या? एक तो आप जो भी पढ़ोगे वो कभी भूलोगे नहीं, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तुम अभी फिलहाल के लिए भूल गए हो, बट जब जरूरत पड़ेगी तब याद आ जाएगा। और दूसरी चीज, रिवीजन मत छोड़ना। रिवीजन बार बार करते रहो। अरे क्लासेस में रिवीजन चल रहा है वो तो ठीक है, खुद से भी करते रहो। जितना रिवाइज करोगे ना कोई चीज को, वो तुमको उतना ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, है ना। तो ये प्लीज, ये जरूर मेक श्योर करना। ओके, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैं भी ये चीज फॉलो करता था, रिवीजन वाला चीज। तो भले ही मेरा पूरा कोर्स नहीं हो पाता था, मैं कभी भी 100% कोर्स कभी किसी सब्जेक्ट का प्रिपेयर करके नहीं गया, क्योंकि मेरे एक सर बोलते थे, आधी छोड़ पूरी को जावे, पूरी मिले ना आधी पावे। कि मतलब हम क्या करते हैं, हम हमेशा पूरा पूरा हर चीज को पाना चाहते हैं। तो हमारे पास जितना होता है ना, हम उसको भी नहीं संभाल पाते और पूरा भी नहीं मिल पाता है। तो जितना भी सिलेबस आपका हुआ है, 60 70 80% जितना भी आपको अच्छे से आता है ना, उसी को और अच्छा अच्छा करते रहो, है ना? तो वो तुमको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ा है सर आपने? नहीं, मैंने बुक ऐसा कुछ नहीं खास नहीं पढ़ा। बट हाँ, ये आउट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं तुमको बता रहा हूँ बेटा। बुक नहीं पढ़ा है मैंने। सर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी, होगी ना होगी। यहाँ नॉवल नहीं प्लीज। नहीं, नॉवल की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, चलो। नहीं है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। किसने बोला? ड्रूक। नहीं, किसने बोला? आफरीन बोल रहा है कि नो ऋतिक, अच्छा। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अच्छा, ओके। ये भी सही है फिर तो, नो नेगेटिव मार्किंग तो फिर तो बढ़िया है। जो आते हैं वो सबसे पहले कर लेना, फिर जो बचे हुए हैं उनमें ऐसा सब में डी 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 डी, या सब में सी 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 लगा देना। 10 में से 3 तो सही जाएंगे, देखना। ठीक है। तो सारा एग्जाम दो को है या 2 3 को है? बेटा वो चीज़ देखना पड़ेगा, क्या तुम लोग का क्या सर्कुलर निकल रहा है, क्या किस तरह से बता रहा है। तो आज मैं सब चेक करूंगा, कुछ सर्कुलर वगैरह निकला है आईसी में ऐसे, तो उसको मैं चेक करूंगा, फिर तुम लोग को अपडेट करूंगा कल की क्लास में, ठीक है ना। मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था अभी 2 3 दिन, 2 3 दिन क्या, पिछला अगर 10 हफ्ता, पूरा हफ्ता देख लें तो मैं काफ़ी ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहा हूँ, अनटच्ड रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों में एंगेज हो गया हूँ, तुम लोग को पता ही है। तो अभी मैं आज एक बार गो थ्रू करूँगा सब चीज़ों को, फिर मैं तुमको कल अपडेट करता हूँ क्या चीज़ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो। से 2 को है। चलिए देखिएगा, इसकी बात कर रहे थे अपन लोग। सारे 2 को ही हैं। ओके। सर करेक्टिव एक्शन मैंने कहा था कि कुछ डेविएशन आ रहे तो वहाँ पे कुछ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, सो दैट आपके एफर्ट्स हैं वापस रीडायरेक्टेड हो सकें टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। करेक्टिव एक्शन में क्या क्या चीज़ आता है? करेक्टिव एक्शन इंक्लूड्स रीसेटिंग द स्टैंडर्ड्स, आपके स्टैंडर्ड्स को वापस सेट आउट करना। भाई मैंने देखा कि मैंने 6 घंटे पढ़ने को बोला था, बट तुमसे तो 2 3 घंटा पढ़ रहे हो, तो चलो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड्स को रीसेट करूंगा। चलो ठीक है, 2 3 बेटा 6 घंटे नहीं हो रहा तेरे से, तू 4 घंटा पढ़ बस। तू 4 घंटा पढ़ ले, पर पढ़ तो सही। ठीक है। फिर रीएलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग ड्यूटीज असाइन करना। जैसे पहले मैंने बोला था कि 2 सब्जेक्ट लोगे, तो 2 सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे तो बेटा एक काम कर, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी ले ले, ऐसा करके पढ़ ले, तो रीएलोकेशन हो रहा है सब्जेक्ट। एक सेकंड।
माउस नहीं चल रहा, रुकिए मैं आता हूँ। हेलो। हेलो। वॉइस नहीं आ रही थी क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, वॉइस नहीं आ रही थी, मतलब इसको ऑफ कर दिया था क्या मैंने? हेलो। अभी आ रही ना? मैं बोल रहा था बच्चों की करेक्टिव एक्शन में 5 चीजें आती हैं हमारी: रीसेटिंग द स्टैंडर्ड्स, रीअलोकेशन ऑफ ड्यूटीज, देन चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग एंड सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज। ये हमारे करेक्टिव एक्शन में चीज आती हैं, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा था कि क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा एक एक्टिविटी जो करेक्टिव एक्शन में आता है, नहीं आता है, तो आपको ये 5 एक्टिविटीज याद रखनी है। ओके। तो मैं क्या था कि यहाँ तक आज अपन ने किया है। इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं आगे। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, कम्युनिकेशन लास्ट वाला पार्ट बचा है, तो मैं कोशिश करूंगा कल ये चीज़ खत्म ही कर दूँ। ठीक है। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हाँ कल ये हो जाएगा खत्म तुम्हारा। कल इसको जल्दी अपन करके शॉर्ट शॉर्ट में इसको खत्म कर देंगे, आपका पहला चैप्टर, और उसके आगे जो 3 है वो फिर इतना बड़े नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ, मिलते हैं अपन कल। लिपसिंग हो रही है इधर। अरे अरे अरे, माय बैड, वो माइक ऑफ था बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, बाय बाय।